देखिए बच्चों, अपन लोगों ने जब भी आप डीटी पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में जो 298 सेक्शन होते हैं उनका ब्रेकअप आ जाना चाहिए। ठीक है, पहला पार्ट आता है सेक्शन 1 से 89। इसके दो पार्ट है, ए और बी। पहला पार्ट बोलता है टोटल इनकम निकालना और क्या निकालना, टैक्स। केवल इंडिविजुअल का निकालना, सबका निकालना, सबका निकालना। तो 12 लोगों का टैक्स निकालना होता है इनकम टैक्स में, जिनको हम असेसमेंट बोलते हैं। ये पार्ट टोटली इस पर डिपेंड है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हालांकि इस पार्ट को पढ़ाने में टाइम लगता है। अगर ये पार्ट हो गया, इसको पढ़ाने में फिर 1 महीना लगता है। मतलब 12 चैप्टर है तो ऑन एवरेज 3 दिन का एक चैप्टर होता है। तो ऐसे करके अपना 1 महीना लगता है। ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है 90 से लेके 1 से 9। ठीक है, इसको पूरे को हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अगर आप इसके अंदर सेक्शन 5 और 9 भी जोड़ दो और सेक्शन 44 बी से लेके 44 ट्रिपल बी भी जोड़ दो और एक सेक्शन 115 जोड़ दो, ये पूरा पार्ट कहलाता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जिसका वेटेज 30 से 35 नंबर का होता है। बताओ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? DTAA 90 और 91। क्या पूरी क्लास को क्लियर है? जब सेम इनकम पे दो कंट्री में टैक्स लगता है तो हमारा अगर किसी कंट्री के साथ क्या हो रखा है, टाई अप, तो टाई अप के हिसाब से रिलीफ मिलेगी। रिलीफ के दो मेथड होते हैं, क्रेडिट मेथड और एग्जेम्पशन मेथड। जब टाई अप नहीं होता तो 91 लगता है। तो वैसे तो कोई रिलीफ नहीं मिलती, बट एक सिचुएशन है यहाँ पे टैक्स क्रेडिट मेथड के हिसाब से क्या मिलती है, रिलीफ मिलती है। फिर बच्चों कल मैंने आपको बताया था 92 से लेके क्या, एफ, ये बताया था। फिर मैंने बोला था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें क्या है, चेंजेज आए। दो नए चैप्टरों का जन्म हुआ, 94A और 94 क्या, बी। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर है, इनमें से किसी ना किसी में से क्वेश्चन आते रहते हैं। ये बोलता है अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो ग्रुप कंपनी के साथ, ग्रुप कंपनी को क्या बोलेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज, तो वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस होना चाहिए। चाहे ट्रांजैक्शन सेल का हो, परचेज का हो या एक्सपेंस का हो, किसको होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस। इसके अंदर 92 तो ये बोल ही दिया। एसोसिएट एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं, 92A बताता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, 92B बताता है। हाउ टू कंप्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस 92C बताता है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं 92D बताता है। आपने सारे ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे किया, उसकी सीए की रिपोर्ट लो, वो कौन बताता है, 92E। आई होप बात समझ में आ गई बच्चे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, दो सेक्शन हो रहे हैं, सीसी और कौन सा, 92CD। ये भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। बच्चों आपने मान लो ग्रुप कंपनी को कोई माल भेजा, ठीक है, आपने एक्सपोर्ट लगाया 2 लाख में, आपको सीए की क्या लेनी पड़ेगी, रिपोर्ट, कि इसकी आर्म्स लेंथ प्राइस सही है या गलत है। फिर कल फिर लगाया, किसकी रिपोर्ट लो, सीए की। परसों फिर लगाया, किसकी रिपोर्ट लो। तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको क्या लेनी पड़ेगी, सीए की रिपोर्ट। सीए बताओ उसके पैसे लेगा नहीं लेगा, लेगा। अच्छा, हमने लगाने के बाद जो हमने बताया और हमारे सीए ने बताया, हो सकता है सीए मिला हमसे मिला हुआ हो, सीए ने हमारे फेवर में क्या दे दी, रिपोर्ट दे दी। बाद में जब एओ ने हमारी फाइल चेक की, बोला गलत है, आर्म्स लेंथ प्राइस गलत है, ये होगी। बताओ वो मैटर क्या हो गया, डिस्प्यूटेड। तो आप परेशान होंगे नहीं होंगे, बताओ। फिर अगला ट्रांजैक्शन किया, सीए की रिपोर्ट भी ले ली, फिर वो कहता है गलत है, तो बताओ फिर वो बताता है ये होगी। तो फिर आप लड़ते रहो। आप जिंदगी आसान चाहते हो नहीं चाहते हो? तो बेटर क्या है, एओ को क्या कहेंगे, काम कर, इधर आ, अपन बैठ के क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। तू बता दे क्या प्राइस होगी, मैं तो रोज माल भेजूंगा, मैं तो क्या करूंगा, और मुझे एडवांस में बता दे क्या क्या प्राइस होगी, ताकि बाद में डिस्प्यूट ना हो। जैसे मान लो सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने बच्चों से मैंने लिया, मैं 20,000 रुपये लेता हूँ, डिपार्टमेंट बोलता नहीं गलत है, फीस तो 25 होती है। फिर मैंने 25 ली, नहीं गलत है, फीस तो 30 होती है। मैंने कहा तू ही बता दे क्या फीस है, मैं तो ले लूंगा, पढ़ा दूंगा। समझो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एसएससी डिपार्टमेंट के साथ क्या कर लेता है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या कर लेता है बच्चों। और ये एग्रीमेंट 5 साल तक फोर्स में रहता है। कितनी बार, 5 साल। इसका मतलब अगर एक बार क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, उसमें सब कुछ फिर वही प्राइस या मेथड डिस्कस हो जाता है, उसके हिसाब से वैल्यू निकाली जाएगी। तो आपको टेंशन फ्री हो गया ना, आप बताओ फिर।
हाँ, लेकिन मान लो भविष्य में लॉ में क्या आ गया, चेंज आ गया, तो बताओ फिर एग्रीमेंट क्या होगा, गलत है, क्योंकि एग्रीमेंट आज के लॉ के हिसाब से हुआ है, कल ना मान लो इनकम टैक्स एक्ट ही बदल गया, तो बताओ फिर एग्रीमेंट की वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तो बताओ ये क्या है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। हाँ, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्रीमेंट के हिसाब से कर लो ना फिर। यहाँ पे बात समझ में आ गई हो क्या है? तो बताइए चैप्टर समझ में आ गया क्या? बताओ ये चैप्टर का अप्लाई होता है जब एक्सपोर्ट को अंडर प्राइस किया और इंपोर्ट को ओवर प्राइस। बताओ जब भी तो नुकसान होगा। भाई हमारी सरकार को नुकसान कब हुआ, सेल कम दिखा रहे हो या खर्चे ज्यादा दिखा रहे हो, तो तब ये चैप्टर क्या होता है, अप्लाई होता है। अच्छा बताओ ट्रांजेक्शन इंडिया में किया तो ये चैप्टर अप्लाई हुआ क्या? नहीं होगा। बताओ ये केवल कब होगा, जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या हो। हाउएवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स आए, कुछ ऐसे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, क्या बोला मैंने, कुछ स्पेसिफाइड क्या डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, अगर उनकी वैल्यू 20 करोड़ से ज्यादा है, उनकी वैल्यू क्या है, तो उन पर भी ये चैप्टर क्या होगा, अप्लाई होगा, भले ही ट्रांजेक्शन कहां किया हो, इंडिया में। तो बच्चों एक बार मुझे बताओ जल्दी से, ये सारे सेक्शन क्या है? पहले तो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, अगर आपने किसी भी एसोसिएट एंटरप्राइजेस के साथ क्या ट्रांजैक्शन किया, चाहे वो सेल का हो, परचेज का हो या एक्सपेंस हो, वो किस पे होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस। एसोसिएट किसे कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, हाउ टू कंप्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस, डॉक्यूमेंट मेंटेन करो और सीए की रिपोर्ट लगाओ। अगर आप चाहते हो कि हर ट्रांजैक्शन पे सीए की रिपोर्ट नहीं लगाए, या हम लगा भी दे तो एओ बार बार क्या करता है, उसको डिस्प्यूट कर देता है, तो डिपार्टमेंट के साथ क्या कर लो, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होने से क्या होगा, फिर आप मस्त होके क्या करो, एक्सपोर्ट करो, क्योंकि वो आपकी प्राइस को चैलेंज नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छा उसके साथ मैंने क्या बताया, वैसे तो ये चैप्टर किस पे अप्लाई होता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पे, लेकिन कुछ नोटिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है जहां पे अगर आपने ट्रांजेक्शन 20 करोड़ से ज्यादा का कर दिया, तो बताइए तो भी ये चैप्टर क्या हो जाएगा, अप्लाई। बच्चा अभी जब तुमने ऑनलाइन पेपर दिया था आज से साल भर पहले, तो बताओ ये क्वेश्चन तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया 20 करोड़ वाली बात, अब तुम बताओ इंटर वाले बच्चों से पूछ लिया, वो पेपर ही गलत था, इंटर में ये चैप्टर है ही नहीं, तो तुम पास कैसे होंगे, बताओ तुम पास हो ही नहीं सकते हो फिर। तो कई बच्चे क्या हो गए, रह गए, और यार ये क्या आ गया, जबकि तुम्हारे कोर्स में वो चीज है ही नहीं। मतलब इन्होंने ऑनलाइन जब पेपर हुआ ना, इतनी मतलब ऐसी ऐसी चीजें कर ली जो होनी नहीं चाहिए थी, बोलने वाला कोई है नहीं, सुनने वाला कोई है नहीं, आउट ऑफ द कोर्स पेपर था काफी ज्यादा। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा फिर बच्चों मैंने आपको कल एक और चीज बताई थी। अच्छा बताओ मैं मेरी ग्रुप कंपनी से लोन लेता हूं, तो जो आप उसको ब्याज दोगे वो भी मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए, मार्केट वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। अब बताओ आपने मार्केट वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कर डाला, तो बच्चों ये चैप्टर तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन आपने एक्सेस ब्याज दे दिया बहुत ज्यादा, ताकि इंडिया में खर्चा बढ़ जाए, इंडिया में प्रॉफिट कम हो जाए, ताकि टैक्स क्या लगे, कम लगे। तो ये लोगों ने जब ये प्लानिंग करना चालू करी, तो एक चैप्टर का जन्म हुआ, नाम क्या है चैप्टर का, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप एक्सेस इंटरेस्ट देते हो प्रॉफिट के 30% से ज्यादा, किसको, एसोसिएट को, तो ये वो इंटरेस्ट रुक जाएगा अप टू कितना, 30%। बोलो बच्चों कल यहां तक का मैंने ओवरव्यू दे दिया था आप लोगों को। और एक मैंने बताया था, वैसे तो ये चैप्टर तब अप्लाई होता है जब आपने ट्रांजैक्शन ग्रुप कंपनी के साथ किया है, लेकिन कुछ नोटिफाइड एरिया है, क्या बोला मैंने, नोटिफाइड एरिया, अगर वहां पे उस कंट्री में आप ट्रांजैक्शन करते हो चाहे रिलेटिव से, हमेशा उस पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस क्या होंगे, अप्लाई होंगे। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई क्या? तो अब पहला काम है सेक्शन लर्न करना, जल्दी से बोलो। 1 क्या है, 2 प्रीवियस ईयर, चार्जिंग, स्कोप, 7 रिसिप्ट, 9 अक्रूड, 10(1) एग्रीकल्चर, 10(2) से 10(48), ठीक है, 10AA सेज, 11 से 13 ट्रस्ट, 13A 13B इलेक्ट्रोल, 14 हेड्स ऑफ इनकम, 14 अगर इनकम एग्जम्प्ट है अलाउड नहीं होंगे, 15 से 17 सैलरी, हाउ टू कंप्यूट सैलरी इनकम, 18 19 20 21 हट गए, 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, 28 से 44 बी एंड बी, 45 से 55 कैपिटल गेन, 56 से 59 अदर सोर्स, 60 से 65 क्लबिंग, ठीक है, 68 69 अनडिस्क्लोज इनकम, 70 से 80 सेट ऑफ, और 80C से 80U डिडक्शन, 85 1 से 86 85 है नहीं, बोलो
ओमिटेड, 86 आप एओपी में पढ़ेंगे, 87 की रिवेट और 89 की क्या रिलीफ। बोलो बच्चे बात समझ में आ गई? क्या क्या चीजें पढ़नी है जो इंटर में, मतलब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जीरो लेवल से। पहले तो पढ़ाऊंगा बेसिक चैप्टर, सबसे पहले पढ़ाऊंगा बेसिक, ठीक है। फिर मैं आरएस चैप्टर को भी एक बार डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। तीसरा चैप्टर में कौन सा पढ़ाऊंगा? एग्रीकल्चर। चौथा कौन सा पढ़ाऊंगा? सेज। 4 चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, ऐसे सीक्वेंस चलेगी मेरी, ठीक है। फिर क्या पढ़ाऊंगा? ये दोनों चैप्टर्स का एक एक दिन का फास्ट क्या ओवरव्यू। समझ गए क्या बोला? आपको एडवांस में बोलूंगा पढ़ के आना, उसका क्या दूंगा आपको? ओवरव्यू। और यहां आपको मैं 7 केस लो बताऊंगा, किसके? हाउस प्रॉपर्टी। इसको अपन जीरो लेवल से पढ़ते, क्या होना? जीरो। कल एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, सर मेरा बीएनपी इंटर में कमजोर था, तो आप क्या मतलब हमको इंटर के लेक्चर दे दो। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ बीएनपी जैसे आपको कुछ आता ही नहीं, जीरो लेवल से चलेगा। समझ गए? उसके बाद ये चैप्टर भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा? कैपिटल, है ना। अदर सोर्स, ये एक दिन का ओवरव्यू दूंगा। क्लबिंग एक दिन का ओवरव्यू, इसको ये एक दिन का ही होता है बट डिटेल में पढ़ेंगे। सेट ऑफ एक दिन का ओवरव्यू, और इसके अंदर 3 आते हैं, कौन कौन से? हेडिंग ए, बी और सी। सी को डिटेल में पढ़ाऊंगा, बाकी क्या दूंगा? ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब समझ गए क्या? मतलब आप लोग पहले से पढ़ के आएंगे और मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा। जहां जहां मैंने ओवरव्यू बोला, इसका मतलब है चैप्टर्स के प्रोविजंस पता होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस नहीं करने। समझ गए? कभी कभी आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल क्या है। उसके बाद जो भी चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से? सारे असेसमेंट। नाम बताओ असेसमेंट के। इंडिविजुअल, फर्म, एओपी, बीओआई, एलएलपी, कंपनी, एएमटी, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव, म्यूचुअल क्या? एसोसिएशन। ये क्या है? इनको डिटेल में पढ़े, पहली बार ही पढ़ रहे हो इनको। अच्छा ये चीज तो है ना, जैसे मैं कल से आपको पढ़ाना चालू कर दूं, आओ बच्चों आज अपन ट्रस्ट पढ़ेंगे। आपको ये कुछ भी नहीं आता तो मेरे फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट की इनकम कैसे निकालते हैं। आओ बच्चों आज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, तो अगर आपको ये नहीं भी आता ना तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन ये जो बाकी असेसमेंट है, अगर आपको क्या नहीं आती, ये चीजें नहीं आती, तो आप उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ सकते। क्योंकि ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी और म्यूचुअल एसोसिएशन, इनकी इनकम निकालने का तरीका बिल्कुल ही क्या है? अलग है। मतलब बीएनपी आपको आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन जब कंपनी की टोटल इनकम निकालना, फर्म की टोटल इनकम निकालना, इनके लिए आपको बीएनपी आना क्या है? जरूरी है। आई होप बोलो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बिल्कुल नई दुनिया चालू हो जाती है। 90 बताओ, 90 सेक्शन 90 क्या है? डीटी डबल ए, जब एग्रीमेंट हो रखा है। 91 जब एग्रीमेंट नहीं हो रहा था। 92 जल्दी से बताओ, चार्जिंग सेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। 92 ए बताओ, मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। 92 बी बताओ, 92 सी बताओ, आर्म्स लेंथ प्राइस। 92 सीसी बताओ, सीसी और सीडी, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है? आपको होता है हमको हर ट्रांजेक्शन किस पे करने होते हैं? आर्म्स लेंथ प्राइस। आप डिपार्टमेंट के साथ बैठ के पहले से क्या कर लो? फिक्स कर लो क्या? दिस इज द आर्म्स लेंथ प्राइस। फिर आप उसी वैल्यू पर इनवॉइस काटो, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। आपको आपने आर्म्स लेंथ प्राइस खुद ने निकाली, कैसे निकाली उसके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो। और 92E ऑडिट रिपोर्ट। बात समझ में आ गई? 94A और 94B, नोटिफाइड एरिया में अगर आप क्या करते हो ट्रांजैक्शन, तो उस पर भी ये चैप्टर क्या होगा? अप्लाई होगा। और लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। बोलो बच्चों, कल तक मैंने आपको इतना इनको सब लिखवा दिया था और पढ़ाया था। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए आगे अब लिखिए गार 94A नोटिफाइड एरिया। लिखो एक बार, लिख लो 94A में लिख लो, लिखवा रहा हूं नोटिफाइड एरियाज। देखो नोटिफाइड एरिया 94A में लिखवा देता हूं। 94B लिखा दिया क्या? 94A लिखो। अगर कोई पर्सन नोटिफाइड एरिया में, अगर कोई पर्सन नोटिफाइड एरियाज में ट्रांजैक्शन करता है, नोटिफाइड एरियाज में ट्रांजैक्शन करता है, वेदर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, वेदर विद एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज या अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज,
अदर देन एसोसिएट क्या एंटरप्राइजेज, वेदर क्या एसोसिएट एंटरप्राइजेज और क्या अदर देन क्या, तो ऐसा माना जाएगा। तो ऐसे केस में इन ट्रांजैक्शन पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर अप्लाई होंगे। ऐसे केस में इन ट्रांजैक्शन पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर्स क्या होंगे, अप्लाई होंगे। हाँ क्या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, वो डोमेस्टिक कंपनी नहीं बोला मैंने, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बोला। हाँ कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में अप्लाई होते हैं। इन ट्रांजैक्शन पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर अप्लाई होगा। वैसे तो ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर का अप्लाई होता है बच्चों जब आपने ग्रुप कंपनी के साथ किया हो, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पे अगर आप उन देशों से हमारे पास इंफॉर्मेशन कम आती है, तो अगर आपने वहां पे नॉन लिट से भी ट्रांजैक्शन किया ना, तो भी बताओ उस पर ये वाले प्रोविजन लग जाएंगे जो आपने अभी पढ़े हैं। आई होप बात सबको क्लियर है। अब लिखो बच्चों नेक्स्ट, गार फुल फॉर्म क्या है, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल, लिख दिया बच्चों। जर्नल एंटी क्या अवॉइडेंस क्या रूल। एक मिनट बच्चों है, हाँ जी। सेक्शन 95 से क्या 102, 95 से क्या 102, जर्नल क्या एंटी क्या अवॉइडेंस रूल्स, जर्नल एंटी क्या अवॉइडेंस रूल। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अगर मैं बात करूं 90 से लेके कौन सा 91 और बात करूं 92 से लेके कौन सा 94 बी, यहां तो आपके प्रैक्टिकल पूछा जाता है और अच्छा खासा प्रोविजन आता है। एक तुमको याद है तुम्हारे राइट शॉर्ट नोट आता है 5 नंबर का, उसमें ये वाले प्रोविजन पूछे जाते हैं। कौन से, मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर, मतलब खतरनाक चैप्टर नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। अभी क्या है ये आया ही है, मतलब 2 साल पहले ही आया है, तो इसलिए जब 2 साल पहले ही आता है तो अभी इसमें प्रैक्टिकल तो कुछ है नहीं। क्या पूछते हैं ये थ्योरी पूछते हैं, क्या होता है ये। देखो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आज मैं हूं और मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं और जो मेरी वाइफ है, ठीक है, वो उसकी कोई इनकम नहीं है। अब बताओ 10 लाख रुपए पे मेरे पे टैक्स बनता है 1,12,500, 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख का 5, अगले 5 लाख का 20, इतना टैक्स बनता है। अब सपोज करो मेरे पास 30 लाख रुपए है और मैं उसकी फिक्स डिपॉजिट बनाता हूँ एफडी, और उस पर 4 लाख रुपए का क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अगर मैं मेरे नाम से ही बनाता हूँ तो बताओ क्या कहलाता है, मेरे में जुड़ेगा। मेरी इनकम कितनी हो गई 14, और बताओ मेरे पे फिर अच्छा खासा क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। मतलब 4 लाख का 30% 1,20, तो बच्चों मेरे पे करीब 2,32,500 का क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अगर एफडी मैंने मेरे नाम से बना दी तो बताओ मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, तो बताओ
मैं तो 10 लाख कमा ही रहा हूं, क्यों ना मेरी एफडी में वाइफ को गिफ्ट कर दूं, उससे क्या होगा, वाइफ कितना कमाएगी 4, तो मेरा टैक्स तो कितना होगा 1,12,500, 4 लाख पे टैक्स बनता नहीं है। तो बताइए आराम से आपकी क्या हो गई, टैक्स प्लानिंग होगी ना बच्चों। तो बच्चों क्या होता है, तो बताओ इससे आपने टैक्स क्या किया, अवॉइडेंस किया, मतलब अपना पैसा वाइफ को दे दिया, वाइफ ने आपके पैसे इन्वेस्ट किया, बताओ टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इनकम टैक्स में जब 1962 से एक्ट आया और आज 2023 चल रहा है, तो कई प्रकार के टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए समय समय पर सरकार क्या करती है, प्रोविजंस लेके आ जाती है। तो जैसे एक प्रोविजन बना क्लबिंग के अंदर, अगर हस्बैंड के पैसे से वाइफ कमाएगी तो वो इनकम हस्बैंड की ही मानी जाएगी। तो बताइए आप अवॉइडेंस कर रहे थे, उसको रोकने के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन आया, उसको रोकने के लिए क्या आया, तो बताओ उसको क्या बोलते हैं, सार। तो अगर कोई टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है और उसको रोकने के लिए क्या प्रोविजन आ जाए, तो उसको तो क्या बोलते हैं, सार। तो जैसे क्लबिंग सार ही तो है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे ट्यूशन के नाम से पैसा लेता हूं तो मेरे पे टैक्स लग रहा है, और अगर मैं तुमको बोल दूं कि मुझे फीस मत दो, मेरे बेटे की बर्थडे पे आके उसको 50-50 हजार का क्या दे दो, गिफ्ट दे दो, और तुम सारे के सारे कौन हो, नॉन रिलेटिव, तो ये टैक्स प्लानिंग हो जाएगी ना, क्योंकि गिफ्ट इनकम थोड़ी होती है। और जब मैं आपको बेसिक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो गिफ्ट इज नॉट इनकम। तो बताओ 2005 तक गिफ्ट इनकम नहीं होती थी। तो बताओ जब लोग टैक्स की क्या कर रहे थे, चोरी, फीस को किस नाम से ले रहे थे, गिफ्ट के नाम से। तो बताइए उसको रोकने के लिए एक सेक्शन का जन्म हुआ 56(2)(10। बताओ अगर नॉन रिलेटिव से क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, कितना 50,000 से ज्यादा, तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम। तो बताइए जो टैक्स अवॉइडेंस हो रहा था उसको रोकने के लिए लॉ में क्या बना, प्रोविजन, तो उसको क्या बोलेंगे, सार बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सार। तो ऐसे टैक्स अवॉइडेंस जिसको रोकने के लिए ऑलरेडी इनकम टैक्स में क्या है, प्रोविजन है, उसको तो क्या बोलते हैं, सार। आज बताओ आप ग्रुप कंपनी को माल अंडर प्राइसिंग भेज रहे थे, कल हांगकांग भेजा, फिर हांगकांग से अमेरिका भेजा, बताओ टैक्स अवॉइडेंस हो रहा था नहीं हो रहा था, बताओ। उसको रोकने के लिए कौन सा चैप्टर आया, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर क्या है, गार है, सार है, सार है। बताओ आपने ग्रुप कंपनी से फर्जी ना आर्म्स लेंथ प्राइस पे लोन ले लिया, जबकि पैसों की कोई जरूरत ही नहीं थी, और उसको एक्सेस इंटरेस्ट दिए जा रहे हो, तो बताओ उसको रोकने के लिए कौन सा चैप्टर बना, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। तो वो भी क्या है, सार है। क्या होता है सार, ऐसे टैक्स अवॉइडेंस क्या जिसको रोकने के लिए क्या लॉ में क्या, देखो बच्चों, ऐसे टैक्स अवॉइडेंस, गार इसमें यहां लिखवा दूंगा मैं, देखो ऐसे टैक्स अवॉइडेंस, ऐसे टैक्स अवॉइडेंस जिसको रोकने के लिए इनकम टैक्स में, जिसको रोकने के लिए इनकम टैक्स में स्पेसिफिक प्रोविजन बने हुए हैं, ऐसे टैक्स अवॉइडेंस जिसको रोकने के लिए इनकम टैक्स में क्या स्पेसिफिक प्रोविजन बने हुए हैं, और है ना, फॉर एग्जांपल क्लबिंग, गिफ्ट, फॉर एग्जांपल क्या, क्लबिंग, गिफ्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, लिमिटेड वैल्यू ऑफ क्या, इंटरेस्ट, लिमिटेड वैल्यू ऑफ क्या, इंटरेस्ट। तो ऐसे प्रोविजंस को हम सार बोलते हैं, सार। ऐसे प्रोविजंस को हम क्या बोलते हैं, सार। दैट इज, सार की फुल फॉर्म स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। स्पेसिफिक क्या, एंटी अवॉइडेंस रूल्स। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ना 3 वर्ड समझा रहा हूं। एग्जाम में तुम्हारे राइट शॉर्ट नोट बहुत आए, हालांकि मैं इनको बाद में लिखवाऊंगा अभी, पर एक बार फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। एक बार ओवरव्यू में आपको सारी चीजें बता दूंगा।
क्या क्या चीज है देखो। देखिए बच्चों, एक होता है टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स इवेजन, और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और एक टैक्स अवॉइडेंस। जैसे बच्चों मान लो मैंने 20 लाख रुपए कमाए और मैंने सेक्शन 80C में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया 1.5 लाख रुपए, ठीक है। बताओ इससे मेरा टैक्स क्या होगा, कम होगा। दिस इज टैक्स प्लानिंग, दिस इज नॉट इवेजन। ये टैक्स क्या है, मैंने 2 लाख का मकान 70 लाख में बेचा और मुझे 68 लाख का गेन हो गया। मकान बेचकर मैंने क्या खरीद लिया, मकान। तो बताओ आपको कैपिटल गेन में क्या मिलती है, एग्जेम्पशन। बताइए वो क्या कहलाएगा, टैक्स प्लानिंग। मेरे को मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं इंडिया से माल क्या करता हूं, एक्सपोर्ट करता हूं और मैं मैन्युफैक्चरर हूं। अगर मैं लाल कोठी में फैक्ट्री लगाता हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या है, टैक्सेबल है। और अगर मैं फैक्ट्री कहां लगाता हूं, सेज में, तो मेरा प्रॉफिट क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो मैंने उठा के फैक्ट्री कहां लगा दी, सेज में। बताओ वो क्या है, टैक्स प्लानिंग है। आप जयपुर में फैक्ट्री लगाते हो तो टैक्सेबल है। आप जम्मू एंड कश्मीर में फैक्ट्री लगाते हो तो सेक्शन 80 IB में आपका प्रॉफिट 10 सालों तक एग्जेम्प्ट है। वो टैक्स प्लानिंग है। मतलब क्या होता है प्लानिंग, ऐसे ऐसे बेनिफिट जो लॉ में ही दिए गए हैं, बस आपको जस्ट क्या करनी है, कंडीशन पूरी। और अगर आप वो कंडीशन पूरी करके उनका फायदा ले लेते हो तो इट विल बी क्या, टैक्स प्लानिंग। इसीलिए तो लोग किसके पास जाते हैं, सीए के पास जाते हैं। आज मान लो मुकेश अंबानी को फैक्ट्री लगानी है टायर बनाने की। अगर मुकेश अंबानी उस फैक्ट्री को मुंबई में लगाता है तो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब वही फैक्ट्री लॉ में लिखा हुआ है उत्तराखंड में लगाओ, जम्मू कश्मीर में लगाओ, तो आपका प्रॉफिट क्या है, एग्जेम्प्ट है। मुकेश अंबानी को थोड़ी पता है कि कहां है, आज तुमको थोड़ी पता है कि कौन से राज्य में फैक्ट्री लगाने पर प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है। तुमने लगा दी मुंबई में। मुकेश अंबानी के पास टीम है, उसको पता है कि सेक्शन 80I क्या बोलता है, अगर इस सिटी में फैक्ट्री लगाऊंगे तो प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है। मुकेश अंबानी वहां जाके लगा देता है। तो मुकेश अंबानी को तो फायदा हो गया ना, क्या उसका प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों, एग्जेम्प्ट हो गया। इससे टैक्स क्या होगा, कम लगेगा। तो बच्चों इनकम टैक्स में ऐसे बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता है, और जो नहीं पढ़ते उनको पता ही नहीं है। इसलिए तो लोग क्या करते हैं, तुमको रखते क्यों हैं, आज तुमको क्यों रखते हैं, क्योंकि तुम लॉ पढ़ के आए हो, तो तुमको पता है कौन से बेनिफिट्स कहां मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई जजमेंट लेते हो कि यार मेरे को व्यापार स्टार्ट करना है, आपका स्टेटस क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल का होना चाहिए, फर्म का होना चाहिए, कंपनी का होना चाहिए, आपको फैक्ट्री कहां लगानी चाहिए, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या नहीं कर, मतलब पूरा सोच कर फिर आपको व्यापार क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि एक बार आपने जल्दबाजी में क्या कर दिया, व्यापार स्टार्ट कर दिया, फिर स्टेटस चेंज करवाने में काफी क्या आती है, दिक्कत आती है। तो बेटर है कि आप शुरू से ही उस हिसाब से सोचो कि मुझे क्या करना है। अभी धीरे धीरे आपको बताऊंगा छोटी छोटी प्लानिंग कैसे अपन कर सकते हैं। खैर एनीवे, अच्छा टैक्स इवेजन क्या होता है। दुनिया में चोरी करने के 3 ही तरीके होते हैं, या तो इनकम दिखाओ मत, आज तुम मुझे फीस देते हो, मैं इनकम दिखाऊं ही नहीं, या देते हो 20 हो दिखाता 10 हूं, कम दिखाओ, या मान लो प्लानिंग क्या, या फीस तो पूरी दिखाऊं लेकिन फर्जी खर्चे डाल दूं। बोलो ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या हो रहा था, कम दिखा रहे थे, या इंपोर्ट के केस में तभी तो टैक्स की चोरी होगी बच्चों। तो बताइए अगर सेल नहीं दिखाना, सेल को छुपाना या कम दिखाना या खर्चे फर्जी खर्चे डालना, बताओ ये टैक्स प्लानिंग कहलाता है, टैक्स अवॉइडेंस कहलाता है, या टैक्स इवेजन कहलाता है, इवेजन। और इवेजन कहलाता है ना बच्चों, तो आपको पता है सेक्शन 68 और जो क्या होता है 69, आपकी इनकम पे 78% की रेट से क्या लग जाता है, टैक्स लग जाता है। इवेजन खतरनाक होता है, मतलब इवेजन मतलब आप चोरी कर रहे हैं और उनको पता चल गया तो फिर आपको पनिशमेंट देके नॉर्मल रेट से टैक्स लगाएंगे, हाई रेट से लगाएंगे, हाई रेट। तो टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स इवेजन चीजों को छुपाना, कंसील करना, गलत फैक्ट्स देना, बताओ वो क्या कहलाता है, इवेजन कहलाता है। एक होता है अवॉइडेंस। बच्चों अवॉइडेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं, अवॉइडेंस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आज मैं इंडिविजुअल हूं, आपको पता है क्लबिंग में 2 प्रोविजंस है। अगर आप वाइफ को क्या देते हो, क्या देते हो, गिफ्ट। मान लो आपने वाइफ को 50 लाख का गिफ्ट दे दिया और वाइफ ने 5 लाख रुपए कमाया, तो बताओ वो आप ही की इनकम मानी जाएगी। बोलो ऐसे ही अगर आप इंडिविजुअल हो, जैसे मैं सचिन अजमेरा हूं और मैं सचिन अजमेरा एचयूएफ को क्या दे दूं, क्या दे दूं, गिफ्ट दे दूं, कितने का, 50 लाख का,
और बताओ उसने कितने रुपए कमाया, 5। तो अगर कोई कर्ता अपने एचओ को क्या देता है, गिफ्ट, और एचओ उससे कमाता है, वो इनकम किसकी मानी जाएगी, इंडिविजुअल। ऐसा प्रोविजन याद है क्या आपको क्लबिंग चैप्टर में या नहीं है? ऐसा कुछ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? अब बताओ, लॉ ऐसा लिखा, लॉ की लैंग्वेज क्या है, इफ एनी एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस एंड शी अर्न एनी इनकम दैट सच इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। लॉ ऐसा लिखा हुआ है, एनी इनकम ट्रांसफर, एनी एसेट्स ट्रांसफर। एक काम करो ना, आप वाइफ को गिफ्ट देते ही क्यों, आप वाइफ को लोन दो, बोलो वाइफ को 50 लाख का लोन दे दो फ्री में। ऐसा कोई लॉ नहीं है, कौन सा लॉ, कि वाइफ को आपको इंटरेस्ट पे ही देना है। आप वाइफ को लोन दो, गिफ्ट मत दो। अब बताओ, फिर वाइफ कमाएगी, वो आप में नहीं जुड़ेगा, वो इनकम किसकी होगी, वाइफ की होगी। सचिन अजमेरा अगर एचओ को गिफ्ट देता है और एचओ कमाता तो मेरी होगी, आप गिफ्ट देते क्यों, क्या दो, आप लोन दो, और लोन देकर उसको इन्वेस्ट करो, तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है, वाइफ को गिफ्ट दो या लोन दो, वाइफ तो आप ही की है, बोलो वो कौन सा केस करने वाली है। तो बताइए बेटर क्या है, लोन दो आप, और लोन से वो जो पैसा कमाएगी वो क्लबिंग में होगी, वही तुम्हारी प्लानिंग। बोलो ऐसा क्यों हुआ बताओ, क्योंकि लॉ में शब्दों में कमी थी, लॉ में लूप होल था। लॉ में क्या लिखा हुआ था, इफ एनी असेट्स ट्रांसफर, बताओ यहां असेट ट्रांसफर या लोन दिया है, और ऐसा कोई नियम नहीं है क्या कि आप लोन फ्री में नहीं दे सकते, दे दो आप। आज मेरा तुम मान लो दोस्त हो, मैं तुमको दे सकता हूं तुम्हारी मदद करने के लिए, कोई प्रॉब्लम। अभी मेरा दोस्त है, मेरा पार्टनर भी है, दोस्त भी है, कोई हम कोई बिजनेस करते हैं, उसने क्या किया, अपने नाम से अपना पैसा एचओ को दे दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या आ गया, नोटिस आ गया, ये एचओ पैसा कमा रहा है, इसका सोर्स क्या है भाई। एचओ ने 8 लाख रुपए कमाए, एचओ का सोर्स क्या है, मतलब ब्याज की कमाई है, मतलब ब्याज की कमाई, तो पैसा कहां से आया, तो बताओ। अब बोला बताओ उसका सोर्स बताओ, तो फिर उसने क्या किया, कर्ता दिखाया, कर्ता का बैंक स्टेटमेंट, बोला कर्ता से पैसा किसके पास गया है, एचओ के पास, गिफ्ट एज ए लोन, लोन दिखाया उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अगर बताओ क्या बोल देता, गिफ्ट दिया है, तो बताओ फिर उस पर क्या होता, वो उसमें जुड़ता, फिर बताओ टैक्स की रिकवरी होती। अब बताओ ये क्या है, प्लानिंग, इवेजन या अवॉइडेंस। बच्चों ये है अवॉइडेंस। क्या है बच्चों, जब लॉ के शब्दों में कोई प्रॉब्लम रह जाती है, मतलब लॉ की ड्राफ्टिंग में कोई क्या है, प्रॉब्लम है, और लॉ मेकर्स का वो इंटेंशन देना मकसद नहीं था। क्या बोला मैंने, लॉ की ड्राफ्टिंग में क्या है, कोई प्रॉब्लम हो गई, जबकि लॉ मेकर्स का वो बेनिफिट देने का कोई इंटेंशन नहीं था, और आपने ड्राफ्टिंग का फायदा उठाते हुए कोई टैक्स बचा लिया। बताओ वो क्या कहलाएगा, टैक्स अवॉइडेंस। ऑनलाइन समझ में आया क्या अवॉइडेंस किसे कहते हैं, तो बताओ क्या फर्क होता है विजन, प्लानिंग और अवॉइडेंस में। प्लानिंग तो क्या होती है, मतलब लॉ में ही आपको कोई बेनिफिट दिए हैं और आपने कंडीशन पूरी करके वो बेनिफिट उठाया, उसको तो कहलाते हैं टैक्स प्लानिंग। इवेजन, चीजों को छुपाना या गलत चीजें बताना, वो क्या कहलाता है, कंसीलमेंट। अवॉइडेंस क्या होता है, जब लॉ के किसी प्रोविजन में लूप होल है। क्या है बच्चों, लूप होल मतलब ड्राफ्टिंग मिस्टेक, और आपने उस लूप होल का क्या फायदा उठाते हुए क्या कोई बेनिफिट ले लिया, बताओ वो क्या कहलाता है, टैक्स। और टैक्स अवॉइडेंस परमिसेबल होता है। क्या बोला मैंने, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, परमिसेबल। लेकिन अगर आप बार बार कर रहे हैं, बार बार मतलब लगातार कर रहे हैं, तो फिर वो अवॉइडेंस इवेजन कहलाता है। तो कभी कभार हो जाए तो हाँ, दिए जा रहे हो, रोज ही किए जा रहे हो, और वो लोन का रिपेमेंट भी नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, इवेजन। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, एओस को इवेजन मान लेगा, लेकिन अगर आप अपील में चले जाओ, कहां चले जाओ बच्चों, तो आप प्रूफ नहीं कर सकते और आप अपील में जीत जाओगे, क्योंकि कोर्ट हमेशा लॉ पढ़ता है, और लॉ में तो क्या लिखा हुआ है, ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो एओ जरूर कर देता है क्या कि इवेजन मान लेगा, लेकिन अगर तुम कोर्ट में चले जाओ, अपील में चले जाओ, तो बच्चों आप केस जीतोगे, ये मेरा आपको वादा है। समझ क्या बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि लॉ क्या होता है, कभी कोर्ट कभी भावनाओं पे नहीं चलता, भावनाएं ऐसी थी, जाने में मर्डर हो गया, मेरी भावनाएं ऐसी नहीं थी, कोर्ट भावनाओं पे थोड़ी चलता है। तूने मर्डर कर दिया, तेरी इंटेंशन हो गया, पता क्या थी, बोले से चल रहा हूं। तो कहने का मतलब है कोर्ट भावनाओं पे नहीं चलता, उसको क्या चाहिए, फैक्ट चाहिए, वो लॉ पढ़ेगा लॉ। और जो लॉ क्या कर रहा है वो क्या है, क्या लॉ, क्या लिखा हुआ है, इफ एनी असेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस, यहां असेट ट्रांसफर लोन दिया है, लोन दिया है। बात समझ आ गई तो क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। तो खैर नहीं, फिर भी क्या है, हमारे पास नोटिस आ जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर हम डर जाते हैं। लेकिन अगर अड़ जाओ आप, बोला दिया है मैंने, उसको जरूरत थी पैसों की, तो क्या दिक्कत है, आप दो, आप
समझ गए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो मैंने क्या बताया, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और ऐसे अवॉइडेंस जिनको रोकने के लिए लॉ बना हुआ है उनको तो क्या बोलते हैं, सार। और ऐसे अवॉइडेंस जिनको रोकने के लिए क्या प्रोविजन नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं होगा ना, लेकिन सरकार ने एक चैप्टर बनाया, क्या बनाया बच्चों, कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनके लिए लॉ में प्रोविजंस नहीं है, फिर भी अगर आपने वैसे उस तरह के क्या कर दिए ट्रांजैक्शन, तो बताओ उस पे कौन से प्रोविजन लगेंगे, गार। तो गार के प्रोविजन हालांकि सब पे नहीं लगते, कुछ स्पेसिफाइड चीजें हैं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो भले ही क्या नहीं हो, लॉ नहीं हो, पर उस पे गार के प्रोविजन लगेंगे और उसको टैक्स क्या मानेंगे, इवेजन की तरह मानेंगे। तो मैंने 3 बातें बताई, क्या, टैक्स प्लानिंग लिखो बच्चों, अभी इसी में लिख रहे हैं अपन क्योंकि गार में ऐसी बातें आई। देखो बच्चों, मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, मतलब जो मैं अभी बता रहा हूं ना वो कहां लिखा हुआ है, सब गार में, ये सब पढ़ेंगे वहां पे। देखो, जब इनकम टैक्स एक्ट में ही कोई बेनिफिट दिए हैं, जब इनकम टैक्स एक्ट में ही कोई बेनिफिट दिए हैं, इनकम टैक्स एक्ट में ही क्या कोई एंड एसएससी ने कंडीशन पूरी करके उन बेनिफिट का फायदा उठाया है, एसएससी ने कंडीशन पूरी करके उन बेनिफिट्स का फायदा उठाया है, कंडीशन पूरी करते हुए उन बेनिफिट्स का क्या फायदा उठाया है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन एटीसी, इन्वेस्टमेंट इन एटीसी न्यू हाउस परचेज अंडर सेक्शन 54, तो लिख दो, इसको टैक्स प्लानिंग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, टैक्स प्लानिंग। अब लिखो टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन, जहां पर कोई एसएससी चीजों को छुपाता है, छुपाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंसील, जहां पर एसएससी चीजों को छुपाता है, जहां पर एसएससी चीजों को छुपाता है या गलत फैक्ट्स देता है, गलत फैक्ट देता है, फैक्ट्स, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसील या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। क्या बोला मैंने, क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में, कंसील या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। लिख दो बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसील, कंसील और क्या बोलेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। तो ऐसी चीजों को टैक्स इवेजन बोलते हैं, ऐसी चीजों को टैक्स इवेजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल कम दिखाना, फॉर एग्जाम्पल सेल कम दिखाना, फर्जी को क्या बोलते हैं, बोगस, बोगस एक्सपेंडिचर, फर्जी खर्चे डालने को क्या बोलते हैं, बोगस एक्सपेंडिचर, क्लेम करना। बोगस क्या होते हैं, वास्तव में है नहीं, फिर भी ले लिया आप, ठीक है। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन समझ में आ गया। टैक्स अवॉइडेंस, जब लॉ की ड्राफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम है,
जब लॉ की कोई ड्राफ्टिंग में कमी थी, जब लॉ की कोई ड्राफ्टिंग में कोई कमी थी, जब लॉ की क्या ड्राफ्टिंग में कोई कमी थी, इसको क्या बोलते हैं अपन, लूप होल। क्या बोलते हैं बच्चों, लूप होल। अगर लॉ की क्या ड्राफ्टिंग में क्या थी, कोई कमी थी, एंड एसएससी ने उसका फायदा उठाते हुए, एसएससी ने उसका क्या फायदा उठाते हुए टैक्स बचा लिया। फायदा उठाते हुए क्या टैक्स बचा लिया। जबकि लॉ मेकर्स का, जबकि लॉ मेकर्स का ऐसा देने का कोई इंटेंशन, ऐसा बेनिफिट देने का कोई इंटेंशन नहीं था। जबकि लॉ मेकर्स का ऐसा बेनिफिट देने का कोई इंटेंशन नहीं था। लॉ मेकर्स का ऐसा बेनिफिट देने का कोई, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, टैक्स अवॉइडेंस। ऐसी चीजों को टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। ऐसी चीजों को क्या टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। आप फर्जी पड़ा है ना, रियल में नहीं है ना। स्कूटी में केस आ जाता है आपका। जैसे मान लो आपने क्या कर दिया, कमीशन दिखा दिया 10 लाख का, फिर वो वास्तव में देखेंगे कि क्या, कि ये वास्तव में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो स्कूटी में केस आता है, वो वास्तव में देखते कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। एक वो बोलते पावर कट हो गई है ना। मैं बता रहा हूं अभी तुमको, देखो